हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी बिहार पुलिस के लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। आप सभी को जैसा कि मालूम होगा कि 10 बजे से डेली हम लोगों का बिहार पुलिस का लाइव क्लास शुरू हो जाता है और अभी आपका 10 बज गया है और क्लास भी शुरू हो गया है। तो फटाफट जितने भी बच्चे हैं बिहार पुलिस के और जितने लोग भी फॉर्म भर दिए हैं, जो लोग अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप किए हैं, रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रहा, फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और जो लोग कर दिए हैं वो लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम इसका बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ रहे होंगे और लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। 1 का अगर आप ऑप्शन सी 1970 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। परमाणु अप्रसार संधि जो है 1970 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया? 1970 में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। फटाफट 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। देखिए, अगर आप ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि करती है। और एड्रीनल ग्रंथि जो है ऑप्शन सी में है। तो 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन डी मैग्नीशियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम, अगर आप 3 का ऑप्शन डी बता रहे हैं मैग्नीशियम, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। आपको मालूम होगा कि खट्टे चीज़ खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है, मीठा चीज़ खाते हैं तो मीठा लगता है। तो ये सब जीभ पर डिपेंड करता है। तीखा खाएंगे तो तीखा लगेगा, तो ये जीभ पर डिपेंड करता है। तो खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। तो देखिए, जब खट्टा पदार्थ आप खाइएगा तो हमारा जीभ का जो पार्श्व भाग होता है, हमारा जीभ का जो पार्श्व भाग होता है, इसी के कारण हमें पता चलता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो खट्टा है। तो 4 का ऑप्शन है पार्श्व भाग, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से, तो विटामिन B1 की कमी से तो आप सभी जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो पिलागरा होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोर्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। तो 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका चित्रकला से संबंधित है। जेमिनी राय जो है चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को, मानचित्र विशेषज्ञ खान सर हैं
आप देखे होंगे खान जीएस रिसर्च सेंटर मानचित्र विशेषज्ञ। लेकिन मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को फोटोग्राफी कहा जाता है। फोटोग्राफी नहीं, सिस्मोग्राफी नहीं, इसको फोटोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को फोटोग्राफी कहा जाता है। तो 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? फटाफट 9 का सही जवाब बताएंगे। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है और हिंदू धर्म से है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। एलोरा की जो गुफा है वह सभी धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर, याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच पाले खेरा का युद्ध कब लड़ा गया? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पाले खेरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए पाले खेरा का युद्ध आपको बताना है कि कब लड़ा गया। तो 10 का सही जवाब बताइए कि पाले खेरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में पाले खेरा का युद्ध लड़ा गया। तो 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? फटाफट 11 का सही जवाब बताएं। गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो ये शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के जो थे गौतम बुद्ध थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो शाक्य वंश से था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? देख लीजिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो सही होगा फटाफट बताइए। तो देखिए घास के मैदान पर टेनिस खेल जो होता है विंबलडन ओपन होता है। विंबलडन ओपन जो है ये घास के मैदान में होता है, टेनिस खेल है। तो 12 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? 1 नंबर का प्रश्न है। जो भी बच्चे इस प्रश्न को याद कर लेंगे उनको 1 नंबर कन्फर्म है कि मिल जाएगा। तो हम इस प्रश्न का सही जवाब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप फटाफट बताइए कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? फटाफट बताएं। 13 का अगर आप ऑप्शन है मणिपुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही। मिजोरम नहीं होगा, मणिपुर होगा। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना होगा कि कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है। तो 14 का सही जवाब बताएं। 14 का ऑप्शन सी बाणभट्ट बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई? 15 का सही जवाब बताएं। भिलाई लौह इस्पात जो संयंत्र है उसका निर्माण किसकी सहायता से की गई? ऑप्शन देख लीजिए तब आप सही जवाब बताइएगा। तो देखिए भिलाई इस्पात केंद्र जो है, भिलाई इस्पात केंद्र उसका जो है सोवियत संघ की सहायता से उसकी स्थापना की गई। सोवियत संघ की सहायता से भिलाई लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो देखिए लिग्नाइट नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्वेत कोयला किसको कहा जाता है, बी होगा या सी होगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग इस प्रश्न में कितने कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिए हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है इस प्रश्न में गलती आपको करवा सकता है। तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है या कपास को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 50-50 का सवाल है, तो जल्दी से 16 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 17 का सही जवाब बताएं।
कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट को जारी करता है। तो आपको बता दें 5 प्रकार के। उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट को जारी करता है, ये आपको याद रखना होगा। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट को जारी करता है, तो 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? फटाफट बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय एडीबी दूसरा होता है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी अलग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का कहा जाता है, और एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय कहाँ है। आगे देखिए, वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो राजकृष्ण अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वृद्धि के हिंदू दर के जो प्रतिपादक हैं वो राजकृष्ण है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कतई जहर प्रश्न है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न पर स्टार लगा सकते हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो आप सभी को मालूम होगा कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही जवाब 44वां हो जाएगा, 42वां नहीं होगा। 44वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, पक्षियों में 1 अंडाशय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो 22 का ऑप्शन है O2 हो जाएगा। O2 जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है। O2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। O3 आपका ओजोन का सूत्र होता है। बिहार मद्य निषेध में पूछा गया था कि ओजोन का सूत्र होता है, तो O3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? 23 का सही जवाब बताएं कि नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन सी ग्रेफाइट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है विमंदक के रूप में किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? 24 का सही जवाब बताएं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो ये तुर्क थे। तुर्क जो थे वह दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 25 का सही जवाब बताएं कि एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 5.0 मिलियन। 5.0 मिलियन एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 का सही जवाब बताएं कि कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 का सही जवाब बताएं। तो 1862 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1862 में कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? फटाफट सही जवाब बताएं। 27 का सही जवाब, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो ब्रह्म समाज का जो है ब्रह्म समाज आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना होती है ब्रह्म राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन पूछे
कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आती है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, बलतोरा हिमनद हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? 29 का सही जवाब बताएं। 29 नंबर सही जवाब बताएं। बलतोरा हिमनद हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? तो एक काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 30 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? बारूद नाइटर जो होता है किसका मिश्रण होता है? फटाफट बताएं कि बारूद मिश्रण किसका बारूद नाइटर जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर एवं चारकोल का होता है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र याद रखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? तो गीता मेहता। गीता मेहता बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? 33 का सही जवाब बताएं। तो ये रायबरेली हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है रायबरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो 34 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो आर्गन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस आर्गन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था। तो 35 का अगर आप ऑप्शन डी बताना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान जो है चीनी यात्री भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो ये सभी जानते हैं 1921 की जनगणना। भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल जो है 1921 की जनगणना को माना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क में करके आएंगे। अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी बच्चे इस प्रश्न का होमवर्क में करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।